तो आज आप पढ़ेंगे जोधपुर ग्रामीण, यानी जोधपुर संभाग के हम जिलों को पढ़ रहे हैं। और जोधपुर संभाग में जो नए जिले बने हैं वो कितने बने हैं? 3। एक जिला कौन सा था? बालोतरा। बालोतरा के बाद में जोधपुर ग्रामीण, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाद में फलौदी। यानी 3 ऐसे जिले हैं जोधपुर संभाग में जो नए बने हैं। तो बालोतरा हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज आप पढ़ेंगे कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में क्या क्या आया है देखिए जोधपुर से, यानी जोधपुर से अलग हुआ है जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं तो लिखना कर दें स्टार्ट। ये पढ़ रहे हैं हम जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण जिला आप आज पढ़ रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण ये जिला हम पढ़ रहे हैं आज कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। तो आइए जानते हैं जोधपुर ग्रामीण के विषय में। जोधपुर ग्रामीण देखिए, सबसे पहला सवाल, ये जोधपुर का पुनर्गठन करके बनाया गया है। किसका? जोधपुर का। यानी का जोधपुर का पुनर्गठन, जोधपुर का पुनर्गठन करके बनाया गया। जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया जिला कौन सा है? तो हमारा जवाब हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण जो जिला है वो जोधपुर का पुनर्गठन करके बनाया गया, यानी जोधपुर से क्या किया गया है? अलग किया गया है। अब जोधपुर ग्रामीण जिले की स्थापना कब हुई देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस जिले की क्या स्थापना। स्थापना को लेके मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी जिला क्यों ना हो, जो 19 नए जिले हमारे बने हैं, कितने? 19 नए जिलों की स्थापना की डेट एक ही रहेगी। बताओगे कौन सी डेट थी? 7 अगस्त। ठीक है, कौन सी डेट थी? 7 अगस्त है ना। तो 7 अगस्त याद रखिएगा। 7 अगस्त, 7 अगस्त कितना? 2000 कितना? 23। यानी ये डेट रहेगी, कोई भी जिला क्यों ना हो, जो 19 नए जिलों का गठन हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, ये 19 नए जिलों का जो गठन किया है उसकी डेट क्या रहेगी? 7 अगस्त 2023। इस डेट में ये बने हैं। तो जोधपुर ग्रामीण भी बना है 7 अगस्त 2000 कितने को? 23 को। जोधपुर का पुनर्गठन करके ये नया जिला बनाया गया है। अब सवाल आता है कि जोधपुर ग्रामीण जो है, इस जोधपुर ग्रामीण में उपखंड कितने आते हैं? उपखंड, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ना है ऊपर। उपखंड कितने आते हैं? तो उपखंडों की अगर हम बात करें तो इसमें उपखंड आते हैं कितने? 10। यानी जोधपुर ग्रामीण में कितने उपखंड आते हैं? तो 10 उपखंड आते हैं। और जोधपुर ग्रामीण में तहसीलों की अगर बात करें कि तहसील कितनी आती हैं, तो जोधपुर ग्रामीण में याद रखें तहसील आती हैं कितनी? 15। यानी 15 तहसील जोधपुर ग्रामीण में आती हैं। तो जोधपुर ग्रामीण जो जिला बना है उसमें उपखंड कितने आएंगे? 10। और तहसील कितनी आनी है? 15 तहसील आनी है। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि हम इन 10 उपखंडों को और उनमें आने वाली तहसीलों को कैसे याद रखेंगे, किस तरह से ये याद रहेंगी। तो यहाँ हमें इसके लिए ट्रिक लगानी होगी। यानी यहाँ हम इसके लिए लगाएंगे क्या? ट्रिक। TRICK। ये ट्रिक हम याद रखेंगे और इस ट्रिक से हम आराम से याद रख सकते हैं। देखिए क्या ट्रिक हमें याद रखनी है। तो इस तरह से याद रखना है हमें। ये उत्तर दक्षिण ये लिखते चलिएगा। उत्तर, उत्तर दक्षिण, ऐसे उत्तर दक्षिण ओपी बिल। उत्तर दक्षिण क्या? ओपी, ओपी बिल। उत्तर दक्षिण नाम का कौन सा बिल है? ओपी बिल है। उत्तर दक्षिण ओपी बिल। और फिर यहाँ याद रखना है बाबा, बाबा भोपा। बाबा क्या? भोपा। भोपा कहते हैं भक्त को। बाबा भोपा से लूंगा। यानी कोई कह रहा है कि मैं उत्तर दक्षिण ओपी बिल
किससे लूंगा? बाबा भोपा से लूंगा, बाबा भोपा से लूंगा। याद रखें। इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि उत्तर दक्षिण ओपी बिल किससे? बाबा भोपा से लूंगा। ये हम ट्रिक याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा। इस तरह से दोस्तों याद रखनी है। तो याद रखें, उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा किससे? भोपा से लूंगा। 3-4 बार इसको रिपीट करना है, आप बोलेंगे मेरे साथ में, उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा। कौन सा? उत्तर दक्षिण, बोलिए ना, उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा। उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा। कौन सा बिल? उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा। उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा, है ना। तो याद रखिएगा, इस तरह से ये हमें याद रखना है। अब इसमें से आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए, उत्तर सबसे पहले हो जाएगा ये अपना क्या? उत्तर। उत्तर, उत्तर से हम क्या बनाने वाले हैं? उत्तर से बनेगा जोधपुर उत्तर। क्या बनेगा? जोधपुर। उत्तर से हम बनाएंगे जोधपुर उत्तर। ये हो गया उत्तर से जोधपुर उत्तर। ये उपखंड का नाम है, कौन सा? जोधपुर उत्तर। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 आ जाइए, दक्षिण से क्या बनेगा? तो दक्षिण से हम बनाएंगे, देखें, जोधपुर दक्षिण। यानी इससे हम बनाओगे क्या? जोधपुर कौन सा? दक्षिण। ये एक उपखंड का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। उत्तर, जोधपुर उत्तर हो गया, और एक जोधपुर क्या हो गया? दक्षिण। ये 2 उपखंड अपने हो गए। उसके बाद में नंबर 3 आ जाइए आप, ये ओ आ गया। ओ से हम क्या बनाएंगे? यानी ओ से बनेगा दोस्तों ओसिया। क्या बनेगा? ओसिया। ओसिया एक उपखंड हो गया। अब ओसिया की जितनी जीके बनती थी, ओसिया के विषय में जो भी हम पढ़ते थे, वो सारा जोधपुर में नहीं, अब किस में आ चुका है? जोधपुर ग्रामीण में आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद नंबर 4 अगला जो होगा वो हो गया अपना कौन सा? पी। पी से क्या बनेगा? तो पी से हम बनाएंगे पीपाड़ सिटी। कौन सी सिटी? पीपाड़ सिटी। ये से हो जाएगा पीपाड़ सिटी। यानी पी से हम क्या बनाएंगे? पीपाड़ सिटी। फिर आ गया बिल, यानी 5वें नंबर पे उपखंड हो जाएगा अपना कौन सा? बिल। अब बिल से देखो क्या बनेगा? तो बिल से बनेगा बिलाडा। बिल से क्या बनेगा? बिलाडा। याद रखें, ये एक उपखंड हो गया। इसके बाद 6वें नंबर पे आ जाइए, हो गया कौन सा? बा। बा हो गया ना। बा से क्या उपखंड बनेगा? तो बा से उपखंड बनेगा अपना ये हो गया बा। बा से बनाएंगे हम बालेसर। क्या उपखंड बनेगा? बालेसर। बा से उपखंड बनेगा कौन सा? बालेसर। उसके बाद में 7वें नंबर पे फिर एक बा है इधर, ये बा। इस बा से उपखंड बनाएंगे हम कौन सा? बावड़ी। एक उपखंड होगा अपना कौन सा? बावड़ी उपखंड हो गया, बावड़ी। आगे देखिएगा और क्या उपखंड बनने वाला है, थोड़ा सा इसे ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट 8वें नंबर पे जानते हैं दोस्तों, ये हो गया अपना कौन सा? भोपा। यानी भोपा। अब भोपा से क्या उपखंड बनेगा? तो भोपालगढ़ बनेगा। भोपा से क्या बनाएंगे? भोपालगढ़। ये एक उपखंड का नाम हो गया सर। इसके बाद में 9वें नंबर पे लेंगे दोस्तों से, और से क्या बनेगा? तो शेरगढ़। शेरगढ़ हम बनाने वाले हैं, शेरगढ़ बन गया। 10वें नंबर पे आप आ जाइए, लू। और लू से क्या बनेगा दोस्तों? लू से बनेगा लूनी। लूनी याद रखना, लूनी नदी का नाम भी है, और लूनी जोधपुर ग्रामीण का क्या है? एक उपखंड है। तो इस तरह से इन उपखंडों को आप नोट कर लीजिए। यानी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा। उत्तर दक्षिण ओपी बिल किससे लूंगा? बाबा भोपा से लूंगा। यानी जोधपुर ग्रामीण जो जिला बना है, वो जिले में कुल कितने उपखंड हैं? 10 उपखंड है। अब तहसीलें कितनी है? तहसीलें 15 हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी 15 तहसील हैं। तो एक यहाँ से यहाँ हम तहसील देखेंगे। इसके बाद में फिर इसमें कौन कौन सी तहसील है, इस उपखंड में कितनी है, इसमें कितनी तहसील है,
इसमें कितनी आएंगी, बावड़ी उपखंड में कितनी आएंगी, इसके बाद भोपालगढ़ उपखंड हो गया, इसके बाद ये हो गया और ये लूनी उपखंड हो गया। यानी इन उपखंडों के अंतर्गत क्या आती हैं, तहसीलें आती हैं। अब आप देखेंगे कि किस उपखंड में कौन कौन सी तहसील आने वाली है, यानी कौन से उपखंड में कौन सी तहसील आने वाली है। तो देखें ये जो है जोधपुर उपखंड में, याद रखना जोधपुर, जोधपुर उपखंड में, जोधपुर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर उत्तर के किसको छोड़ करके, जोधपुर उत्तर के नगरीय क्षेत्र को छोड़ करके, यानी नगर निगम को छोड़ करके, याद रखना किसको छोड़ करके, जोधपुर उत्तर के नगर, नगर निगम, नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र को, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, छोड़कर बाकी के एरिया वाली जो तहसील होगी वो जोधपुर उत्तर तहसील के नाम से मानी जाएगी। यानी जोधपुर उपखंड की तहसील का नाम क्या है, जोधपुर उत्तर जो है उपखंड, इसमें तहसील का नाम क्या है, जोधपुर उत्तर तहसील है। ये जो जोधपुर उत्तर तहसील है ये कौन सी तहसील है, तो इसमें नगर निगम, यानी जो नगर निगम के अंदर जो एरिया आ रहा है उसको छोड़ दो, ग्रामीण वाला पूरा एरिया जोधपुर उत्तर का जोधपुर उत्तर तहसील में आएगा। जोधपुर दक्षिण में क्या आएगा, तो नंबर 1 तो आएगा जोधपुर दक्षिण में, नंबर 1 तो ये आपका हो जाएगा कौन सा वाला होगा, जोधपुर, इसमें आएगा अपना जोधपुर, जोधपुर दक्षिण, यानी ये जोधपुर दक्षिण में जोधपुर दक्षिण तहसील होगी। लेकिन जोधपुर दक्षिण के किसको छोड़ करके, नगर निगम, नगर निगम क्षेत्र को छोड़ करके, नगर निगम क्षेत्र को, इसके नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, छोड़कर इसे छोड़ करके टोटल एरिया इसके अंतर्गत आने वाला है, याद रखें। नगर निगम क्षेत्र को छोड़ करके जोधपुर उत्तर में जोधपुर उत्तर तहसील आती है, जोधपुर दक्षिण उपखंड में जोधपुर दक्षिण तहसील आती है। लेकिन इस तहसील में नगर निगम वाले क्षेत्र नहीं आएंगे। जोधपुर उत्तर में जोधपुर उत्तर का जो नगर निगम एरिया है वो छोड़ देंगे, बाकी क्या आने वाला है, जोधपुर दक्षिण तहसील में जोधपुर दक्षिण में जो नगर निगम जहां तक फैला है वो छोड़ देंगे और बाकी ग्रामीण वाला आने वाला है। इसके बाद में देखें ओसिया में, अब इसमें जोधपुर दक्षिण में एक और याद रखना, इसमें एक और तहसील आती है। यानी जोधपुर दक्षिण उपखंड में एक तो जोधपुर दक्षिण तहसील है जो नगर निगम वाले एरिया को छोड़ के ग्रामीण ग्रामीण हिस्से की, और एक और तहसील आती है जिसका नाम है कुड़ी। क्या नाम है दोस्तों, कुड़ी भगतावली, कुड़ी भगता, कुड़ी भगता, ये याद रखना भगतासरी, कौन सी, कुड़ी भगतासरी। अब वो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, बताइए राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर। यही पढ़ते ना राजस्थान का उच्च न्यायालय, आप जोधपुर पढ़ते थे, भूल जाइए। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर जिले में नहीं है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर ग्रामीण जिले में है। और जोधपुर ग्रामीण जिले की कौन सी तहसील में, तो कुड़ी भक्तासरी, कुड़ी कौन सी, भक्तासरी इसमें है, याद रखें। कुड़ी भक्तावली भी कहते हैं, कुड़ी भक्तासरी, तो कुड़ी भक्तासरी में तो ये दो तहसीलें आती हैं दक्षिण जोधपुर दक्षिण में। अब ओसिया की बात करें, इस ओसिया में कितनी तहसीलें आती हैं, तो एक तो ओसिया तहसील आती है, कौन सी तहसील आती है ओसिया में, एक तो आती है ओसिया तहसील आती है, कौन सी, ओसिया तहसील आती है। दूसरी इसमें एक तहसील आती है तिमरी, कौन सी तहसील है, तिमरी। तो दो तहसील याद रखना इसमें आती हैं ओसिया खंड में, एक तो ओसिया नाम की तहसील है, एक तिमरी नाम की तहसील है। पीपाड़ सिटी में एक ही तहसील आती है, कौन सी, पीपाड़ में पीपाड़ तहसील आएगी। पीपाड़ में कौन सी आएगी, पीपाड़ तहसील आएगी, याद रखिएगा। इसमें आएगी आपकी पीपाड़, पीपाड़ क्या तहसील ही आएगी, ठीक है। पीपाड़ में केवल पीपाड़ आएगी, बिलाड़ा में केवल बिलाड़ा तहसील आएगी,
बिलाडा में कौन सी तहसील आएगी? बिलाडा तहसील आएगी। बालेश्वर की बात करें, बालेश्वर जो है इस उपखंड में 3 तहसील आती हैं। एक तो इसमें खुद बालेश्वर तहसील आती है, एक तो इसमें कौन सी तहसील आएगी? बालेश्वर आएगी। नंबर 2 इसमें जो तहसील आएगी वो कौन सी तहसील आएगी? शेखला तहसील आएगी दोस्तों, शेखला तहसील इसमें आती है। और नंबर 3 इसमें जो तहसील आएगी वो चामू तहसील आएगी, याद रखना कौन सी? चामू। ये तीनों तहसील आती है किसमें? बालेश्वर उपखंड में। अब इसके बाद में बावड़ी उपखंड में केवल बावड़ी तहसील आती है, बावड़ी उपखंड में केवल बावड़ी तहसील आएगी। भोपालगढ़ उपखंड में केवल भोपालगढ़ तहसील आती है, यानी भोपालगढ़ उपखंड में केवल कौन सी तहसील आएगी? भोपालगढ़ तहसील आएगी। उसके बाद में शेरगढ़ उपखंड की हम बात करें तो इसमें शेरगढ़ तहसील ही आती है। और देखिएगा आप लूनी उपखंड की बात करें तो लूनी उपखंड में एक लूनी तहसील आती है, लूनी। और लूनी के बाद में एक और तहसील आती है, झवर तहसील। कौन सी तहसील? झवर। तो इस तरह से याद रखिएगा 10 उपखंड है और इनकी तहसील कितनी हो गई? 15। यानी 10 में 10 तो है ही है जो की तो ही, लेकिन एक्स्ट्रा 5 कहाँ बढ़ गई वो देख लीजिए। 5 किस किस में एक्स्ट्रा है? ये 10 जो उपखंड है इनके नाम की तहसील तो है ही है, 10 जो उपखंड है इनके नाम की तहसील तो है ही है। अब 5 एक्स्ट्रा कहाँ बढ़ गई? तो एक जोधपुर दक्षिण में बढ़ गई, जोधपुर दक्षिण में कुड़ी भक्ता सरी इसमें बढ़ गई, एक तो एक एक्स्ट्रा हो गई। ओसिया में, ओसिया तो थी लेकिन तिमरी बढ़ गई, 2 बढ़ गई एक्स्ट्रा। उसके बाद में बालेश्वर में 2 एक्स्ट्रा बढ़ गई, तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4। और एक इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गई तो कितनी हो गई? 5। यानी 5, ये 10 जो उपखंड है तो 10 इस नाम की तहसील भी है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं, इस वजह से तहसीलों की संख्या कितनी है? 15। अब इन तहसीलों का अगर हमें पता है कि ये तहसील जोधपुर ग्रामीण में आती है तो एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा एग्जाम में। इन स्थानों पर कोई भी चाहे करंट की घटना घटित हो, चाहे कोई और घटना घटित हो, आप तुरंत ही बता सकते हैं। तो देखिएगा फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये मेन चीज है समझने वाली पढ़ने से पहले। यानी इस तरह याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण ओपी बिल बाबा भोपा से लूंगा, है ना, ये याद रख लेना। तो उत्तर से हो गया जोधपुर उत्तर, दक्षिण से जोधपुर दक्षिण, ओ से ओसिया, पी से हो गया पीपाड़ सिटी, बिल से बिलाडा, बास से बालेसर, और फिर बास से बावड़ी, और भोपा से भोपालगढ़, से हो गया शेरगढ़, और लू से हो गया लूनी। ये 10 हमारे क्या हो गए? उपखंड हो गए। अब 10 उपखंडों में 15 तहसीलें। तो पहले उपखंड में जोधपुर उत्तर उपखंड में एक तो जोधपुर उत्तर तहसील है, एक ही तहसील है इसमें जोधपुर उत्तर में, जोधपुर उत्तर तहसील है। लेकिन इसमें जोधपुर उत्तर तहसील में एरिया कौन सा आता है? जो नगर निगम वाला क्षेत्र, सिटी सिटी वाला, वो छोड़ करके ग्रामीण वाला उत्तरी हिस्से का एरिया आता है। अब जोधपुर दक्षिण जो है ये उपखंड, इसमें 2 तहसीलें आती हैं, एक जोधपुर दक्षिण तहसील आती है, एक कुड़ी भक्तावली यानी कुड़ी भक्ता सरी जिसे बोलते हैं वो तहसील आती है। ओसिया जो उपखंड है इसमें ओसिया तहसील भी आती है और तिमरी तहसील आती है। बाकी पीपाड़ सिटी उपखंड में केवल पीपाड़ तहसील आती है। बिलाडा उपखंड में केवल बिलाडा तहसील आती है। अब बालेश्वर उपखंड में याद रखें, बालेश्वर उपखंड सर्वाधिक तहसीलों वाला उपखंड है। कौन सा? बालेश्वर। ये क्योंकि इसमें तहसीलें कितनी आ रही हैं? 3 तहसीलें आ रही हैं। एक स्वयं बालेश्वर तहसील है, शेखला तहसील है, चामू, चौमू मत करना, चौमू नहीं है ये याद रखना, चौमू जयपुर वाली जगह है, ये चामू है, ये आती है। उसके बाद में बावड़ी उपखंड में बावड़ी तहसील आती है, भोपालगढ़ उपखंड में भोपालगढ़ तहसील आती है, शेरगढ़ उपखंड में शेरगढ़ तहसील आती है। अब लूनी उपखंड में 2 तहसील आती हैं। अब सर लूनी तो एक नदी, हाँ नदी अलग है लूनी, लेकिन ये तो एक तहसील का नाम भी है लूनी। लूनी तहसील उपखंड है ये,
इसमें लूनी तहसील आती है और झवर तहसील आती है। तो यहाँ से हम गिनना चालू करें, देखें, एक जोधपुर उत्तर हो गई, दूसरी जोधपुर ग्रामीण हो गई, तीसरी कुड़ी भक्ता हो गई, 3 हो गई, ओसिया 4, तिमरी 5, पीपाड़ 6, बिलाडा 7, बालेश्वर 8, खेसला सेखला 9, चामू 10, बावड़ी 11, भोपालगढ़ 12, शेरगढ़ 13, लूनी 14 और झमर 15। इस तरह से ये जोधपुर ग्रामीण की 15 तहसीलें आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इनको याद रख लो। अब इनमें से ऐसे याद रख लो कि जोधपुर ग्रामीण के संग कुड़ी भक्ता सर मिलने वाला है, और याद रख लो कि ओसिया बोले तो तिमरी भी याद रख लो, लूनी के संग झवर याद रख लो, बालेसर के संग सेखला और कौन सा चामू याद रख लो। इस तरह आराम से याद रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं का जी के बनने वाला है कि किस में क्या घटना घटित हुई है, क्या नहीं है। तो यहाँ तक तो ये विशेषता थी किसकी, जोधपुर ग्रामीण की। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये जो जोधपुर ग्रामीण अपना है, इसको लेकर के परीक्षा के लिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं, देखिए। तो जोधपुर ग्रामीण को लेके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनकी हम करेंगे क्या चर्चा, पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले एक एक स्थान की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दें आप, एक एक स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो देखिए, इस तरह से एक एक स्थान को आप पढ़ेंगे जोधपुर ग्रामीण में। सबसे पहले लेते हैं ये मंडौर, यानी सबसे पहले ओसिया की हम बात करते हैं, ओसिया। सबसे पहले ये ओसिया हम लेते हैं, ओसिया। बताओ ओसिया एक उपखंड है कि नहीं है? ओसिया, ओसिया एक उपखंड भी है, और ओसिया उपखंड में तहसीलें कितनी आती हैं, बताएं फटाफट। ओसिया उपखंड में तहसीलें कितनी आती हैं? 2 तहसीलें आती हैं, एक ओसिया आती है और एक कौन सी आती है? एक कौन सी आती है? तिमरी। ओसिया उपखंड में 2 तहसीलें आती हैं, ठीक है। तो ओसिया याद रखना, ओसिया के विषय में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए ओसिया का, ओसिया है ना, नंबर 1 बिंदु हम ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लेंगे। ओसिया, तो सबसे पहली बात तो ये, इस ओसिया जो है वर्तमान में क्या है? एक उपखंड है। यह है जोधपुर, यह है जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, यह जोधपुर ग्रामीण का, जोधपुर ग्रामीण का एक उप एक उपखंड है, यानी जोधपुर ग्रामीण का क्या है? ये एक उपखंड है। लिखते चलें आप इसको साथ में ही, जोधपुर ग्रामीण का क्या है? ये एक उपखंड है, याद रखना। ओसिया जो है वो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का क्या है? एक उपखंड है, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या बनेगा, दूसरा सवाल बनेगा कि ये जो ओसिया है, याद रखिएगा कौन? ओसिया जोधपुर ग्रामीण का क्या है? एक उपखंड है। इस ओसिया, ऐसे हमें याद रखना है, ओसिया, ओसिया उपखंड, ओसिया उपखंड में कितनी, बताएंगे आप मुझे? ओसिया उपखंड में 2, कितनी दोस्तों? 2 तहसीलें आती हैं। कितनी तहसील आती हैं? 2 तहसीलें, 2 तहसीलें आती हैं, आती हैं। ओसिया, हाँ, जो उपखंड है उसमें तहसीलें कितनी आ रही हैं? 2 तहसीलें इसमें आती हैं। ओसिया उपखंड में कितनी तहसीलें आती हैं? 2 तहसीलें आती हैं। अब कौन कौन सी वो 2 तहसील आपकी हो जाएंगी? कौन कौन सी वो 2 तहसील होंगी? नंबर 1 हो जाएगी कौन सी? ओसिया तहसील। एक तो हमारी हो जाएगी कौन सी? स्वयं ओसिया। दूसरी तहसील कौन सी है बताओ? तिमरी तहसील हो जाएगी। कौन सी होगी? तिमरी, यानी तिमरी तहसील हो जाएगी। इस तरह से ओसिया में कितनी तहसील आएंगी? 2 तहसील आएंगी, ठीक है। अब देखो ओसिया के रेफरेंस में हम जानते हैं ओसिया जो है उसका क्या जीके बनने वाला है, यानी ओसिया को लेकर के क्या क्या जीके बनेगा, तो वो देखिए। सबसे पहली बात तो ओसिया जो है, इसे क्या किस नाम से जानते हैं? इसे राजस्थान का, ओसिया को किसका? राजस्थान का भुवनेश्वर, क्या कहते हैं इसे?
राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, कहा जाता है। यानी ओसिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। किसको? ओसिया को याद रखें। तो पूछेगा कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? ओसिया। ओसिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखिए दूसरा बिंदु जानते हैं नेक्स्ट इसके विषय में। ओसिया जो है, यानी जैन साहित्य में ओसिया का नाम क्या मिलता है? उपकेश पट्टन नाम मिलता है। जैन ग्रंथों को अगर हम देखें, जैन साहित्य की किताबों को अगर हम देखें, तो इसका नाम मिलता है उपकेश पट्टन, है ना। ये इसका नाम है क्या? उपकेश पट्टन। किस नाम से भी जानते हैं इसे? उपकेश पट्टन। ये आप लिखते चलिएगा साथ में ही, उपकेश पट्टन, ठीक है। ये इसका नाम किस में मिलता है? जैन साहित्य में। जैन साहित्य, जैन साहित्य में ओसिया को, जैन साहित्य में दोस्तों किसको? ओसिया को, ओसिया को इस नाम से, इस नाम से पुकारा गया है, पुकारा गया। यानी जैन साहित्य में ओसिया को किस नाम से पुकारा गया? तो ये उपकेश पट्टन के नाम से पुकारा गया। तो उपकेश पट्टन के विषय में पूछेगा कि उपकेश पट्टन जो है वो किसका नाम है? तो ये ओसिया का ही नाम है। ओसिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। जोधपुर ग्रामीण का एक उपखंड है ओसिया। जोधपुर ग्रामीण के 10 उपखंडों में एक उपखंड है। इस उपखंड में 2 तहसीलें आती हैं। एक ओसिया तहसील आती है, एक कौन सी? तेमरी तहसील आती है। ओसिया जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। उपकेश पट्टन, यानी जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है? उपकेश पट्टन मिलता है। अब देखो ओसिया में क्या क्या हमें पढ़ना, याद रखना। ओसिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिरों के लिए जाना जाता है। कौन? ओसिया। बहुत अच्छा सवाल हो सकता है ये। ओसिया, ओसिया गुर्जर प्रतिहार लिखते चलें। ओसिया गुर्जर, ओसिया गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शैली के, गुर्जर प्रतिहार शैली के किसके लिए? मंदिरों, शैली के मंदिरों हेतु, मंदिरों हेतु चर्चित है। मंदिरों हेतु क्या है? चर्चित है। तो सबसे पहली बात तो गुर्जर प्रतिहार शैली, यानी ओसिया में गुर्जर प्रतिहार शैली के क्या मंदिर हैं? कौन सी शैली के मंदिर हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं। कहाँ पर? ओसिया में। दूसरा सवाल देखिएगा ओसिया को लेके और क्या सवाल बनेगा, तो वो देखते हैं। ओसिया में याद रखें कई मंदिर हैं जिनको हमें याद रखना है। देखो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसे। तो ओसिया में कई मंदिर हैं जिन्हें हमें क्या याद रखना है। जैसे सबसे पहला प्रमुख मंदिर ओसिया के, ओसिया में प्रमुख हो मंदिरों की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से यहाँ ओसिया में प्रमुख मंदिर हैं? ओसिया के प्रमुख मंदिरों में हम देख सकते हैं, जैसे एक सबसे पहले मंदिर की हम बात कर रहे हैं, कौन सा मंदिर? तो वो है महावीर जी का मंदिर। कौन सा? महावीर जी मंदिर। महावीर जी मंदिर याद रखना, ओसिया में महावीर जी का क्या है? मंदिर है। ये महावीर जी मंदिर, ठीक है। अब महावीर जी मंदिर देखिए, ये ओसिया में है। यानी ओसिया वर्तमान में कहाँ है? जोधपुर में नहीं है। कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में हमें पढ़ना है। अब ये महावीर जी जो मंदिर है ओसिया में, इस मंदिर के विषय में क्या जानकारी याद रखनी है हमें? तो ये मंदिर याद रखना, वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश में एक राजा हुए। कौन से? वत्सराज। उन्होंने 8वीं सदी में इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण, है ना। तो 8वीं सदी में, कौन सी सदी में? 8वीं सदी में, 8वीं सदी में
गुर्जर प्रतिहार शासक कौन से शासक थे? गुर्जर प्रतिहार 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक किनके द्वारा? वत्सराज, वत्सराज ये शासक थे, याद रखना, द्वारा, वत्सराज द्वारा इस मंदिर को क्या किया गया? वत्सराज द्वारा यह मंदिर बनवाया गया, यह मंदिर बनवाया गया, बनवाया गया। तो गुर्जर प्रतिहार शासक किसके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया? वत्सराज। यानी महावीर जी का जो मंदिर है ओसिया में, ये गुर्जर प्रतिहारों के राजा हुए कौन? वत्सराज। उन्होंने 8वीं सदी में इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। दूसरा सवाल देखिए इसी मंदिर को लेकर के, ये हमारे पूरे राजस्थान में यानी जैन मंदिर है दोस्तों, क्योंकि महावीर स्वामी का है तो जैन मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर तो महावीर जी यहाँ भी है अपने, है ना। तो महावीर स्वामी का जो मंदिर है पूरे राजस्थान में, ये जैन मंदिरों में महावीर स्वामी का सबसे कैसा पुराना मंदिर है। तो महावीर स्वामी का पुराना मंदिर अगर पूछा जाए तो चांदनगांव वाला नहीं होगा, सबसे प्राचीन महावीर स्वामी का मंदिर होगा ओसिया वाला। तो ये भी हमें याद रखना, यह राज्य में, यह राज्य में महावीर स्वामी का, महावीर किनका? स्वामी का, यह राज्य में महावीर स्वामी का कैसा? सबसे, महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या है दोस्तों? मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में महावीर स्वामी का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो महावीर जी का मंदिर है, यह हमें याद रखना है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है ओसिया में। तो देखिए ओसिया में कौन कौन से और प्रमुख मंदिर है, उन मंदिरों के बारे में जानते हैं। तो देखें नेक्स्ट, दूसरा, ओसिया के जो प्रमुख मंदिर हैं याद रखें, उनमें अब हम बात करते हैं दूसरे मंदिर की दोस्तों। दूसरे मंदिर की बात करते हैं ओसिया के मंदिरों में। यहाँ एक मंदिर है किनका? हरिहर, एक मंदिर है कौन सा? हरिहर मंदिर। अब हरिहर मंदिर के विषय में जानिएगा, ये जो हरिहर मंदिर है, ये मंदिर याद रखना विष्णु भगवान को समर्पित है। यानी ये मंदिर किनको समर्पित है? यह मंदिर, यह विष्णु भगवान, किनका मंदिर है दोस्तों? यह विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। तो ये हरिहर मंदिर याद रखें, ये भी कहाँ है? ओसिया में है। जो किनका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। और ओसिया में कौन कौन से मंदिर हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं? तो नंबर 3 दोस्तों मंदिर लेते हैं हम, यहाँ हो जाएगा सूर्य मंदिर, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये सूर्य मंदिर हो गया ओसिया में सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को लेकर के क्या सवाल बनेगा देखिए, ये जो सूर्य मंदिर है यहाँ का सूर्य मंदिर, इसे याद रखना राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कोणार्क मंदिर से मिलता जुलता है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे राजस्थान का, इसे राजस्थान, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। राजस्थान का ब्लैक क्या? पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा है ना, कहा जाता है, कहा जाता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर है जो कोणार्क मंदिर से मिलता जुलता है। तो ये याद रखना ये मंदिर है कहाँ? ओसिया में। अब ओसिया में बाकी के नेक्स्ट और जानते हैं, देखिएगा अगला नंबर 4। नंबर 4 याद रखें, इसी ओसिया में आप लोगों को अच्छे से पता होगा ओसिया जो है, ये ओसिया देखो ओसिया नाम ही क्यों पड़ा है? ओसिया नाम ही क्यों पड़ा है दोस्तों? ओसिया का नाम ओसिया क्यों पड़ा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओसिया याद रखना इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि ओस वालों का, किनका? ओस वाल, यानी ओस वालों
ओस वालों का, ओस वालों का प्रारंभ, ओस वालों का प्रारंभिक, ओस वालों का प्रारंभिक क्या स्थान यही है। यानी मेरा मतलब है कि ओस वालों की शुरुआत ओसिया से हुई है, इस वजह से उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया है, ओसिया पड़ गया है। ठीक है, ओस वालों की शुरुआत यहाँ से हुई है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, ओसिया पड़ गया है। तो देखिएगा यहाँ ओस वालों की कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी कौन सी है, ओस वालों की यानी कुल देवी, याद रखें ओस वालों की क्या, कुल देवी। कौन सी माता, संचिया माता, सच्चिया माता जिसे हम पढ़ते हैं, सच्चिया माता, सच्चिया माता है ना, ये ओस वालों की क्या है, कुल देवी। तो इनका मंदिर भी कहाँ है बताएंगे आप, सच्चिया माता का मंदिर कहाँ है, इनका मंदिर भी है ओसिया में। कहाँ है इनका मंदिर, ओसिया में इनका मंदिर स्थित है। ठीक, इनका मंदिर है ओसिया में। अब सच्चिया माता को लेकर के सवाल बनते हैं कि सच्चिया माता जो है वो किनकी कुल देवी है, किन्होंने इनका मंदिर बनवाया। तो देखें सबसे पहला सवाल हमें याद रखना है कि इनका मंदिर, इनके इनके किसका मंदिर का निर्माण, इनके किसका मंदिर, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, इनके मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में, कौन सी सदी में, 11वीं सदी में, याद रखना 11वीं सदी में इनके मंदिर का निर्माण हुआ है। यानी संचिया माता के मंदिर का निर्माण कब हुआ है, 11वीं सदी में। और किसके द्वारा, उपल देव के द्वारा, किसके द्वारा, उपल देव, उपल देव द्वारा करवाया गया, उपल देव द्वारा करवाया गया। इनके मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों किसने, उपल देव ने, ये है ना, उपल देव के द्वारा इनके मंदिर का क्या निर्माण करवाया गया। तो इनके मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 11वीं सदी में हुआ है। किसके द्वारा करवाया गया, उपल देव के द्वारा करवा गया। दूसरा सवाल देखें संचिया माता को लेके और क्या क्या सवाल बनते हैं। संचिया माता ओस वालों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। तो ये हमें याद रखना है, ओस वालों की, ओस वालों की कुल, ओस वालों की क्या, कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी है कौन सी माँ, संचिया माँ। ओस वालों की क्या है दोस्तों, कुल देवी है, कुल देवी, कुल देवी कौन सी देवी है, संचिया माता। यानी ओस वालों की मानी जाती है कैसी देवी, कुल देवी। ठीक है, संचिया माता को ओस वालों की कुल देवी माना जाता है। नेक्स्ट देखो आगे जानते हैं, ये जो संचिया माता है याद रखिएगा, संचिया माता ओस वालों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। इन्हें देवियों में, जैसे लोक देवताओं में सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन से बताइए, रामदेव जी। लोक देवताओं में सांप्रदायिक संभाव वाले लोक देवता रामदेव जी। उसी प्रकार से लोक देवियों में सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी कौन सी है, संचिया माता है ना। तो यह याद रखिएगा, यह सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, यह सांप्रदायिक कैसी, सद्भाव, सद्भाव वाली, सद्भाव वाली देवी भी, सद्भाव वाली देवी भी कहलाती हैं, सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी भी कहलाती है। तो याद रखना इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। संचिया माता के विषय में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। संचिया माता का मंदिर 11वीं सदी में उपल देव ने बनवाया, ओस वालों की कुल देवी हैं। और संचिया माता सांप्रदायिक सद्भाव वाली लोक देवी भी मानी जाती हैं। वर्तमान में ये ओसिया में, पहले भी ओसिया में थी, लेकिन ओसिया पहले किस में आता था, जोधपुर में। अब ओसिया किस में आने वाला है, अब ओसिया आएगा जोधपुर ग्रामीण में। तो ये आपको ओसिया के संबंध में ये जानकारियां याद रखनी है ना, ओसिया के रेफरेंस में ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो बाकी के सेकंड नंबर पे अब मैं लेता हूं आपको क्या, बिलाडा।
दूसरा याद रखना हम स्थान ले रहे हैं कौन सा, बिलाडा। बिलाडा बताएंगे आप मुझे, बिलाडा जो है क्या, बिलाडा, तो बिलाडा एक उपखंड है क्या नहीं है भाई, बिलाडा उपखंड है क्या नहीं। बिलाडा उपखंड में कितनी तहसीलें आती हैं, एक ही तहसील आती है खुद बिलाडा, ठीक है। तो यहाँ हमें पढ़ना होगा कि यह जोधपुर, यह जोधपुर ग्रामीण, यह जोधपुर, धीरे धीरे आराम से सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी थोड़ा नया अलग हुआ है तो नया ये दिख रहा है आपको, इस वजह से। यह जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण जिले, जोधपुर ग्रामीण क्या, जिले का एक उपखंड है। जोधपुर ग्रामीण जिले का एक क्या है, ये उपखंड है। यानी बिलाडा जोधपुर ग्रामीण जिले का एक क्या है, उपखंड, 10 उपखंडों में। अब ये जो बिलाडा है याद रखना इसके बारे में, इसमें कितनी तहसीलें आती हैं सर, एक ही तहसील आती है, तो एक ही तहसील का हमें जानकारी पढ़नी है। तो इस उपखंड में, इस उपखंड में केवल केवल कितनी तहसीलें दोस्तों, केवल बिलाडा, इस उपखंड में केवल बिलाडा तहसील ही आती है, बिलाडा तहसील ही आती है। यानी इस उपखंड में केवल कौन सी तहसील आने वाली है, बिलाडा तहसील ही आती है। याद रखना इस उपखंड में केवल बिलाडा तहसील आपकी आएगी, ठीक है। अब बिलाडा को लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं परीक्षा में, उनके विषय में करते हैं चर्चा। देखो तो बिलाडा को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे दोस्तों, जो बिलाडा है याद रखना उसको लेके प्रश्न जो बनेंगे वो प्रश्न होंगे। सबसे पहला सवाल होगा, बिलाडा जो है यहाँ आई माता का मंदिर है, किसका मंदिर है, आई माता, आई माता का मंदिर कहाँ है, बिलाडा। अब पहले आई माता का मंदिर कहाँ पड़ा करते थे, बिलाडा जोधपुर। अब पढ़ना है बिलाडा जोधपुर ग्रामीण, बिलाडा जोधपुर ग्रामीण। तो यहाँ आई माता का क्या है, मंदिर है, ठीक है। अब ये जी के बदल चुका है, आई माता, यहाँ हमें पढ़ना है आई माता, आई माता का क्या, मंदिर, आई माता का याद रखिएगा मंदिर। तो आई माता का मंदिर कहाँ, बिलाडा में है, और बिलाडा जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। अब आई माता के मंदिर को लेके देखें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आई माता किनकी देवी है, क्या है क्या नहीं है। तो आई माता के विषय में थोड़ी सी करते हैं चर्चा, देखिएगा आई माता को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखेंगे आई माता को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे। सबसे पहला सवाल, आई माता का याद रखना जो जन्म हुआ है, आई माता का क्या जन्म, यानी कहाँ की थी आई माता, आई माता हमारे राजस्थान की नहीं थी। आई माता का जन्म जो हुआ वो हुआ मालवा में। कहाँ इनका जन्म हुआ है बताओ, मालवा में आई माता का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मालवा बोले तो एमपी में, मालवा बोले तो कहाँ, एमपी में। आई माता याद रखना इनका जन्म मालवा में हुआ है। अब ये किनकी पुत्री थी, तो ये थी किनकी, बीका डावी, यानी क्या नाम था इनके पिता का नाम, बीका डावी की, बीका डावी की क्या थी ये दोस्तों, पुत्री, बीका डावी की पुत्री थी। अब सवाल ये बना कि भाई ये बीका डावी की पुत्री थी, मालवा की थी, है ना। मालवा बोले तो कहाँ पड़ेगा सर, एमपी में, ये लिख सकते हैं हम, एमपी में मालवा है ना, ठीक है। अब ये बीका डावी की पुत्री थी तो राजस्थान कैसे आ गई, कहते हैं कि ये इनका मूल नाम जो था, इनका मूल नाम की अगर हम बात करें, इनका जो मूल नाम था याद रखें, वो मूल नाम क्या था, मूल नाम, मूल नाम है ना। तो इनका मूल नाम था दोस्तों क्या, जीजी बाई, क्या नाम था, जीजी बाई। ओहो, मूल नाम क्या था, जीजी बाई। हुआ क्या था कि ये बहुत ही सुंदर थी, कौन, जीजी बाई।
अब वो मांडू का सुल्तान इन्हें चाहता था, यानी वो चाहता कि मैं इस जीजीबाई से क्या करूं, विवाह करूं, और ये ऐसा चाहती नहीं थी, आध्यात्मिक रुचि थी, इस वजह से वहां से छोड़ करके कहाँ आ गई, राजस्थान आ गई। और राजस्थान में बिलाडा ये जो जगह है इसको अपना क्षेत्र बनाया, कर्म स्थली, और आज भी यहाँ इनका क्या है, मंदिर है। तो मांडू के सुल्तान के भय से, किसके भय से, मांडू, है ना, मांडू सुल्तान, मांडू सुल्तान याद रखिएगा, मांडू सुल्तान के काय से, भय से भाग कर, भय से भाग कर कहाँ आ गई दोस्तों, राजस्थान आई। कहाँ पर आई, आई माता, राजस्थान आई। तो राजस्थान तो ये आई, राजस्थान की थी नहीं, राजस्थान में आई, इसलिए कौन है ये, आई माता है, ठीक है। अब यहाँ आकर के इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया, गुरु किसको बनाया, तो इन्होंने याद रखना अपना गुरु बनाया साथियों, किसको, रामदेव जी को। किसको गुरु बनाया, रामदेव जी, रामदेव जी को अपना गुरु बनाया। यानी आई माता कुल मिलाकर रामदेव जी की क्या मानी जाती है, शिष्या मानी जाती है। इसके बाद में देखें, आई माता जो है, इस आई माता ने रामदेव जी को अपना गुरु बना लिया। अब इन्होंने 11 नियम चलाए थे, क्या चलाए थे, 11 नियम। यानी आई माता ने कितने नियम चलाए, तो इन्होंने नियम चलाए थे कितने, 11। आई माता को आज भी जो मानने वाले लोग हैं, इनके अनुयायी हैं, वो कितने नियमों का पालन करते हैं, तो 11 नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। अब 11 नियम इन्होंने चलाए, जिन 11 नियमों को 11 क्या कहते हैं, डोरापंथी कहते हैं। 11 जो नियम है वो किस नाम से जाने जाते हैं, 11 डोरापंथी के नाम से इनके 11 नियम जाने जाते हैं ना। आई माता जो थी याद रखिएगा, इस आई माता किन की देवी है, बताओ कौन इनको मानता है, तो सिरवी जाति। कौन सी जाति दोस्तों, सिरवी जाति, यानी सिरवी जाति, सिरवी जाति की कैसी देवी है ये, आराध्य देवी है। कौन सी माता, आई माता, सिरवी जाति की कैसी देवी है ये, आराध्य देवी। आई माता को सिरवी जाति के लोग अपनी क्या मानते हैं, आराध्य देवी मानते हैं। अब आई माता को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। क्या क्या सवाल बनते हैं, देखो, आई माता का जो मंदिर है याद रखना, इनके मंदिर को क्या कहा जाता है गुरुजी, तो आई माता का मंदिर कहलाता है क्या, बडेर, एक मिनट, दरगाह है ना। आई माता का मंदिर क्या कहलाता है दोस्तों, तो इस देवी का मंदिर कहलाता है दरगाह। ये अच्छा सवाल हो सकता है। यानी राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, तो आई माता के मंदिर को क्या बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं। आई माता का मंदिर क्या कहलाता है, दरगाह। दूसरा सवाल देखें, इस देवी के पूजा स्थान को यानी थान को क्या कहते हैं, जो थान होता है तो उसे कहा जाता है क्या, बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बडेर कहा जाता है। आई माता के मंदिर में जो पूजा स्थल है उसे कहा जाता है क्या, बडेर के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे, ये जो आई माता है याद रखें, इनके मंदिर में यानी दीपक, अखंड ज्योत जलती है। क्या जलती है दोस्तों, अखंड ज्योत जलती है, अखंड ज्योत जलती है। किनके मंदिर में, तो आई माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। एक मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह, इनका थान क्या कहलाता है, बडेर। इनके मंदिर में कैसी ज्योत जलती है, अखंड ज्योत जलती है। नेक्स्ट बिंदु सुनिएगा, अगला बिंदु देखिएगा, आई माता जो है इनके मंदिर में दीपक जो जलता है उसकी ज्योति से क्या टपकती है, केसर। यानी मंदिर में याद रखें, ये मंदिर में, मंदिर में दीपक की ज्योति से, दीपक की किससे, ज्योति से क्या टपकती रहती है, ज्योति से केसर, केसर टपकती है, टपकती है। किस देवी के मंदिर की ये विशेषता है, तो हो जाएगी कौन, आई माता। अब इस देवी के मंदिर में एक और खासियत है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है,
कि इनके मंदिर में याद रखिएगा गुर्जर जाति का जाना मना है। यानी इस देवी के मंदिर में गुर्जर जाति का जाना क्या है, मना है। गुर्जर जाति का गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है, प्रवेश निषेध है, याद रखना। गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है, निषेध है। ऐसा कौन सा राजस्थान में मंदिर है जिनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या है, निषेध है? तो वो हो जाएंगी कौन सी माता, आई माता। तो आई माता को लेकर के इस तरह के सवाल वो हमसे पूछेगा। आई माता जो है, उन आई माता याद रखें, कहाँ की आई माता थी मूलतः, क्या मूल नाम था, पिता वगैरह ये तो याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी रामदेव जी ने इनको अपनी क्या बनाया, शिष्या बनाया। किसको, आई माता को। 11 नियमों को मानते हैं जिन्हें डोरापंथी कहते हैं। गुर्जर जाति के लोगों का जाना निषेध है। सिरवी जाति की आराध्य देवी है। मंदिर को दरगाह, किस देवी का मंदिर दरगाह कहलाता है, आई माता। थान को कहते हैं बडेर, अखंड ज्योत चलती रहती है। मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। ऐसी देवी है कौन सी, आई माता। ऐसी देवी कौन सी है, आई माता। अब आगे जानते हैं, देखिएगा और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखें, बात करते हैं नेक्स्ट किसको लेकर के। तो ये हमने ओसिया यानी जोधपुर ग्रामीण में जो ओसिया है, उस ओसिया को लेकर के चर्चा मैंने की। बिलाडा को लेकर के मैंने आपसे चर्चा की। इन दो स्थानों की चर्चा हमने की। बिलाडा में एक चीज और याद रखना, बिलाडा जो है, इस बिलाडा में एक चीज और हमें यहाँ याद रख लेनी है, चाहे तो नोट में लिख सकते हैं कि अश्व प्रजनन केंद्र है। राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र 10 हैं, जिनमें से बिलाडा में भी है। तो बिलाडा में ये भी नोट कर सकते हैं आप। बिलाडा बिलाडा में क्या है, अश्व अश्व प्रजनन अश्व प्रजनन केंद्र है। बिलाडा में क्या है, अश्व प्रजनन केंद्र है। याद रखिएगा, ये अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर, बिलाडा में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, अश्व प्रजनन केंद्र है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए दूसरा, यानी ओसिया के विषय में हमने जाना, बिलाडा के विषय में हमने जाना। अब हम मंडौर की बात करते हैं। तो मंडौर याद रखना, तय ना ही तो उपखंडों में आया है कहीं, ना ही तहसीलों में आया है। इसका मतलब मंडौर क्या है, एक क्षेत्र है ना, ना उपखंड है ना ही क्या है, तहसील है। बिल्कुल नहीं आया ना कहीं भी। तो मंडौर की चर्चा करते हैं। मंडौर को लेके क्या क्या जीके बनने वाली है, मंडौर। ठीक, मंडौर याद रखना, ये हेडिंग बना लो, मंडौर। देखिए मंडौर को लेके क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल, मंडौर जो है ये जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर जोधपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण यानी इसके अंतर्गत मंडौर आने वाला है। अब मंडौर किस में आ गया भाई, जोधपुर ग्रामीण में आ गया। जिस मंडौर को हम कहाँ पढ़ते थे, जोधपुर में पढ़ते थे। मंडौर जो है याद रखें, इस मंडौर का प्राचीन नाम क्या है। तो कहते हैं कि यहाँ मांडव ऋषि रहते थे। कौन से रहते थे, मांडव ऋषि। इसी इसका प्राचीन नाम मांडव्य था। मांडव ऋषि के नाम पर मांडव्यपुर नाम पड़ा। तो प्राचीन समय में लिखते चलो, समय में प्राचीन समय में क्या, मांडव्य, प्राचीन समय में मांडव्य, प्राचीन समय में क्या, मांडव्य मांडव्य ऋषि मांडव ऋषि यहाँ यहाँ रहते थे। इस कारण रहते थे इस कारण यानी प्राचीन समय में यहाँ कौन रहते थे, मांडव ऋषि रहते थे। इस कारण इसे इसे किस नाम से जाना जाता, प्राचीन समय में यहाँ कौन से ऋषि रहते थे, मांडव ऋषि। इस कारण इसे मांडव्यपुर किस नाम से जाना जाता था, मांडव्यपुर। ये याद रखना, मांडव्यपुर है ना, कहा जाता था।
कहा जाता था। तो ये इसका दोस्तों पुराना नाम था, यानी मंडौर का प्राचीन नाम क्या था बताएंगे? मांडव्यपुर था। क्यों मांडव्यपुर नाम पड़ा? क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ मांडव ऋषि रहते थे। मांडव ऋषि का क्षेत्र था, इस वजह से इसको क्या कहते थे? मांडव्यपुर के नाम से जानते थे। अब देखो यहाँ कहा जाता है मांडव क्षेत्र के नाम से जाते। मंडौर जो है इसके विषय में कहते हैं कि यहाँ मंदोदर नाम का एक राजा हुआ। कौन सा राजा? मंदोदर, जिसकी पुत्री का नाम था मंदोदरी। क्या नाम था? मंदोदरी। और उसने उस मंदोदरी का विवाह राक्षसों के स्वामी, राक्षसों के मालिक कौन? यानी रावण, श्रीलंका कौन? रावण के साथ में विवाह कर दिया। अब विवाह होता है तो चमरी बनती है ना, चमरी बनती है। भाई चमरी का मतलब जानते हैं? मंडप बनता है। तो मंडौर में रावण मंदोदरी से विवाह करने आया, मंडप बना, इसलिए रावण की चमरी कहाँ है? तो मंडौर में। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ लिखे प्राचीन समय में, लिखिएगा प्राचीन समय में, प्राचीन समय में यहाँ एक राजा हुए जिनका नाम किया था प्राचीन समय में यहाँ मंदोदर। कौन से राजा? मंदोदर नामक राजा थे। मंदोदर नामक कौन थे दोस्तों? राजा थे। यानी प्राचीन समय में यहाँ एक राजा थे जिनका नाम क्या था? मंदोदर। अब क्या हुआ भाई? मंदोदर जो राजा है ना, इसने क्या किया? मंदोदर यानी राजा कौन से? मंदोदर राजा ने अपनी अपनी पुत्री, अपनी क्या पुत्री, जिनका नाम क्या था बताओ? मंदोदरी। क्या नाम था? मंदोदरी। अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह किसके साथ किया? मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया। किसके साथ? रावण के साथ। यानी अपनी पुत्री किसका? मंदोदरी का विवाह किसके साथ में किया? रावण के साथ किया। रावण के साथ किया। पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? रावण के साथ किया। अब अपनी पुत्री का जब विवाह रावण के साथ हो गया तो इस वजह से यहाँ रावण की क्या है दोस्तों? चबरी है। रावण की चमरी पूछी जाए तो चबरी मीन्स होता है क्या? मंडप। क्योंकि इसी मंडप में बैठ के वो और मंदोदरी को ले गया। तो यहाँ ये चीज आपको याद रखनी है, रावण की क्या? चबरी। याद रखें, रावण की चबरी। रावण की चबरी, चमरी ये कहाँ पर है? तो रावण की चबरी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ हो जाएगी? रावण की चबरी यह कहाँ पर है दोस्तों? मंडौर में। यह मंडौर, मंडौर का मतलब जोधपुर ग्रामीण है ना, मंडौर में स्थित है। रावण की चमरी कहाँ है? मंडौर में स्थित है। चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में रावण की चमरी कहाँ है? मंडौर में है। मंडौर कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आप अगला बिंदु। नेक्स्ट देखेंगे अगला बिंदु, दशहरे का मेला कहाँ का? दशहरे का मेला सबसे बड़ा कहाँ लगता है? कोटा में। कहाँ लगता है? कोटा में। दशहरा सबसे ज्यादा धूमधाम से कोटा में मनाया जाता है। लेकिन दशहरा याद रखें कहाँ नहीं मनाते हैं? राजस्थान में। कहाँ दशहरा नहीं मनाते? मंडौर में। मंडौर में, क्योंकि वहां के लोग उन्हें अपना रिश्तेदार मानते हैं। तो दशहरे पर यानी रावण दहन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता? रावण दहन। तो ये याद रखना है। मंडौर में, किसमें? मंडौर में। मंडौर में दशहरा, दशहरा पर रावण दहन। कौन सा दहन? रावण दहन। दशहरा पर, मंडौर में दशहरा पर क्या नहीं किया जाता है? रावण दहन, रावण दहन नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। रावण दहन नहीं किया जाता, याद रखना। यहाँ रावण दहन नहीं करते हैं राजस्थान में, ठीक है। जबकि आपको याद रखना है
कि कोटा का दशहरा फेमस है। दशहरा कहाँ का फेमस है? तो दशहरा, दशहरा है ना, तो प्रसिद्ध है कहाँ का? तो दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है बताएंगे आप? तो दशहरा प्रसिद्ध है कहाँ का? कोटा का। कहाँ का? कोटा का। यहाँ का याद रखना, दशहरा प्रसिद्ध है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा आप नेक्स्ट आगे, आगे देखें। ये जो है मंडौर, जोधपुर यानी मंडौर की हम बात कर रहे हैं। देखिए तो मंडौर को लेके और क्या सवाल बन सकते हैं, मंडौर को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते हैं देखिएगा। तो एक तो यहाँ रावण की चमरी है, ठीक है, ये यहाँ मंडौर में है। मंडौर में दशहरा जो है, इस दशहरा पर रावण दहन नहीं किया जाता है। मांडव ऋषि की क्या थी यहाँ? मांडव ऋषि की क्या थी? तपोभूमि थी। कहाँ पर? मंडौर में। मंडौर में याद रखना प्रतिहार शैली के, यहाँ भी कौन सी शैली के? प्रतिहार शैली के मंदिर मिलते हैं यहाँ भी। प्रतिहार शैली के, कौन सी शैली के? प्रतिहार शैली के क्या मिलते हैं? मंदिर यहाँ मिलते हैं। मंडौर में प्रतिहार शैली के क्या मिलते हैं? मंदिर मिलते हैं। तो ये इतनी सारी बातें हमने की। अभी जोधपुर ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, पूरी तरह पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को क्लियर करके पढ़ रहे हैं। इसीलिए जोधपुर ग्रामीण का नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।